फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे। जब भी क्लास में कंसेप्ट कवर करूंगा, मेरे क्लास का जो नोट्स है वो नोट्स के साथ साथ अपन जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए वो और इवन मॉड्यूल, ये तीनों चीजें क्लास में कवर हो जाएंगी। ना एग्जामिनेशन आप जब घर पे पढ़ने के लिए जाओगे, जैसे मैं अकाउंट्स की आपको एमसीक्यू बोल रहा हूँ घर पे करो, वैसे आपको शाम में जाना है, असाइनमेंट शीट सबसे पहले पढ़नी है। अपन पढ़ोगे तब जब वो रेडी रहे, वो रेडी ही नहीं है तो बिताओ टाइम के पहले उसको रेडी करो, रेडी करने के बाद रीड करो, रीड करने के बाद व्हाई असाइनमेंट चीज आर यूजफुल। देखो कुछ चीजें मैंने आपको नवंबर में प्लान करवाई थी जो आपको अभी काम में आनी। नवंबर में मैंने कुछ चीजें प्लान करवाई थी, जैसे कि मैंने एमसीक्यू आपको राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेनेशन लिखवा के दिया था। अभी आप इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हो, मेरी जरूरत है क्या? नहीं। तो द थिंग इज दैट वो अपन ने तब प्लान किया था, अभी लॉन्ग टर्म में अपने को काम आ रहा है। असाइनमेंट शीट अपन ने तब से बनाना चालू की, अब अभी एकदम से जान पे आता ना 17-18 एमसीक्यू यानी जितना भी असाइनमेंट है 100-150 पेजेस लिखना अभी जान पे आ रहा है, और अपने पास उतना अभी टाइम है भी नहीं। अब तब हम लोगों ने असाइनमेंट बने थे तो उसका फायदा क्या हुआ, तब अपन कुछ ना कुछ तो पढ़े, उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे याद रह गया, कुछ ना कुछ तो पार्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कंप्लीटली चैप्टर नंबर 1 के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, ऐसा नहीं। असाइनमेंट शीट होने की वजह से आपको वो पार्ट है। अब जब अपन रिवीजन करने जाएंगे एग्जाम से एक दिन पहले, जो बर्डन आता है आप लोगों को कि सारा पढ़ के होगा क्या, तब आपको असाइनमेंट शीट काम में आएगा। असाइनमेंट शीट और आपका मॉड्यूल अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके हर पैरा पे असाइनमेंट शीट के क्वेश्चंस बने हुए, तो आपको फिर मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं। आप घर पे जाओ, चैप्टर रिवाइज होने के बाद पहले असाइनमेंट शीट पढ़ो, असाइनमेंट शीट पढ़ने के बाद पास्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, पास्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद मॉड्यूल के नीचे आपका टेस्ट या सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ पढ़ो। अपन के पास्ट क्वेश्चन जो 20 इयर्स के अपन ने करे, क्या उसमें वो अपन ने रीड किया क्या, या असाइनमेंट शीट में से अपना वो क्वेश्चन कवर हो रहा है क्या, एक हाथ कोई क्वेश्चन छोटा कि नहीं छोटा, ये आपको सिर्फ देखना है। 99.99% गारंटी मैं देता हूं कि मॉड्यूल के नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं, आइदर वो आपके असाइनमेंट में कवर हुए हैं या फिर आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन में वो कवर हो चुके। बट अपने को एक दिल को तसल्ली चाहिए ना कि मॉड्यूल के नीचे जो क्वेश्चन है वो अपने को आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे, तो दैट बूस्ट अप कॉन्फिडेंस। तो अभी एक एक चैप्टर जैसे जैसे क्लास में होगा, व्हाट इज योर ड्यूटी, घर पे जाके असाइनमेंट शीट पढ़ना और उसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पढ़ना। जहां जहां मुझे पॉसिबल है टाइम लिमिटेशन के बाद, वहां पे मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी क्लास में करवाऊंगा। जैसे सीए में मैं सुपर 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, सारे नहीं करवाता हूँ, वैसे जो जो एमसीक्यू जो जो आपके सिक्योरिटीज में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे क्लास में भी करवाऊंगा। उसके बाद जो बचते हैं वो अपन क्या करेंगे, वो बाद में आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ। ऑनलाइन वाले एकदम ऑडियो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. All clear. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी जेन्युइनली बता दो, ऑनलाइन वालों का मुझे तो अंदाजा नहीं है, ऑफलाइन में जितने भी बच्चे कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 75% असाइनमेंट कंप्लीट है सिक्योरिटीज, 75% है, थोड़े बहुत पेंडिंग, आई कैन एग्री ऑन 75% के ऊपर के कंप्लीट है आप लोगों के असाइनमेंट। ओके, चीज वेरी गुड। Yes, sir. हम लोगों के भी. का कंप्लीट, हाँ नहीं, पास्ट स्टूडेंट भी है ना कुछ सारे, तो दैट्स व्हाई मैंने ऑनलाइन वालों को नहीं बोला, ऑनलाइन वाले के भी है, सबने भेजा है मेरे को, इंडिविजुअली चेक करे, मैंने रिप्लाई भी करे हैं। तो पास्ट स्टूडेंट भी रिवीजन बैच में बैठे हुए हैं, तो उनके पास वो असाइनमेंट शीट है बट शायद उनके कंप्लीट नहीं है। तो जो आपके एक आध चैप्टर के पेंडिंग है, 2-4 चैप्टर के पेंडिंग है, जब जब आपको टाइम मिलेगा संडेज को ये प्रेफर करना, अभी बीच में नहीं। रेगुलर डे टू डे में टारगेट दे रहा हूँ, वो डे टू डे टारगेट खत्म करोगे तो 30 तारीख तक आपका सब कुछ हो जाएगा। संडे को जब आपको टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, तब वो असाइनमेंट पेंडिंग शीट वाले जो है वो कंप्लीट कर लेना आराम से। दूसरी चीज, ऑनलाइन वालों को बोलता हूँ जिसका एक भी असाइनमेंट शीट कंप्लीट नहीं है, एक भी असाइनमेंट शीट कंप्लीट नहीं है, या 2-4 चैप्टर के ही असाइनमेंट शीट कंप्लीट है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, यस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिसकी असाइनमेंट शीट कंप्लीट है उससे जेरॉक्स निकालो, ओके, और रीड करो, क्योंकि आप 18 चैप्टर के पूरे असाइनमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है और उतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो क्लास में ऑफलाइन में बच्चे हैं, ग्रुप में नंबर्स है आप लोगों के, आप एक दूसरे से ऑलरेडी इंटर रिलेटेड हो, अगर जिनके असाइनमेंट शीट कंप्लीट है उनका असाइनमेंट शीट लो और जेरॉक्स निकालो, और जेरॉक्स निकालने के बाद उनका उनको वापस करो, उनकी मेहनत नहीं तो उनका घुमा दिया, खुद का रख लिया, आप भी देते वक्त उन्हीं भरोसेमंद लोगों को दो जो वापस करेगा, जो वापस नहीं करेगा अपनी जेब में डाल के घर लेके जाएगा उसको मत दो। चल
चैप्टर नंबर 1 सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बेसिकली आपको सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ाएगा। ओके, सिक्योरिटीज लॉ होता क्या है, तो इट इज इंट्रोडक्टरी। तो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेट कैसे होता है, मेरे जो भी इनकम सोर्स है उस इनकम सोर्स में से मैं पैसा बचाता हूँ, वो बचा हुआ पैसा मैं एफडी करवाता हूँ, गोल्ड में डालता हूँ, या फिर मैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, या मैं पीपीएफ में डालता हूँ, इंश्योरेंस में डालता हूँ। ये सारा पैसा मैंने इंश्योरेंस में डाला है, कुछ गोल्ड में डाला है, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला है, कुछ मैंने डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स लिए हैं। ये घुमा फिरा के आता कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में ही आता है। गोल्ड वाला पैसा नहीं आता है। बट मैं जो बैंक में पैसा डालता हूँ, वो बैंक सामने वाली व्यक्ति को क्या करते हैं, लोन एंड एडवांसेस देते हैं, यानी किसी कंपनी को लोन देते हैं, तो वो लोन का पैसा कैपिटल मार्केट में ही आया, बैंक लोन करके। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंपनी के शेयर ही परचेज किए, तो उस कंपनी को ही शेयर वाला पैसा मिला, तो ये वापस क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन। ये एलआईसी वाले हैं, ये एलआईसी वाले आपसे पैसे लेते हैं प्रीमियम का, और आपको वादा करते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद आपको इतना फलाना ढिमकाना पैसा मिलेगा। क्या उनके पास जादू का कांडी है? नहीं। द थिंग इज दैट ये भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहाँ, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और आपको रिटर्न जनरेट करके देंगे। सो ये सारा पैसा घुमा फिरा के मैं इनकम कन्वर्टेड इनटू सेविंग, एंड मैं सेविंग कन्वर्टेड इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। शेयर मार्केट बंद होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन बंद होगा, कैपिटल फॉर्मेशन बंद होगा तो बिजनेस बंद होंगे, बिजनेस बंद होंगे तो जॉब कहां से मिलेगी, मिलेगी क्या? नहीं। इनकम सोर्स बंद होंगे तो ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है, इस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। Now the thing is that it comes with uncertainty, but ये बंद कभी भी नहीं होगा। सो इकोनॉमी का जो भी वैल्यूएशन है, अभी 2 दिन पहले डाटा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 11.7% का, which is a quite good 11.7%। ये चाइना की भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज द ओनली वन कंट्री जिसका जीडीपी 11.7 इवन आफ्टर अ कोविड सिचुएशन। और अपनी महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई चल रही है 5.7%, 5.7% से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अपन अगर एफडी करते हैं ना, एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5, 4.5, 5.5। महंगाई से ज्यादा तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, कम है। So in that situation we are losing the money. That's why people are invested into the mutual fund. That's why they are invested into the capital market. That's only the reason. इंडिया में इकोनॉमी बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, बट कैपिटल के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। That is the reason. टू लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए, अच्छे रिटर्न कमाने के लिए अपन क्या करें, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब ये मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। 1992 तक हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तब कोई भी आता था, कुछ भी फ्रॉड करवाता था, कैसे भी शेयर करता था। बुल वाले बेयर को गिराते थे, बेयर वाले बुल को गिराने की कोशिश कर रहे थे और अपना मोनोपोली चला रहे थे। नाउ फिर वहां पे एक रेगुलेटेड अथॉरिटीज की जरूरत थी। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड अ सेबी ऑन 12th April 1992 व्हिच इज अ सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ यानी आपका कौन सा लॉ है, वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ ये वाले में बेसिकली आप लोगों को ये देखना है कि सिक्योरिटी जब लॉ लाया गया तो सिक्योरिटी लॉ लाने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, prevention of undesirable transaction in the securities and regulate the working of the stock exchange। ये अपन ने लिखा हुआ है 3 ऑब्जेक्टिव के साथ, सीईसीटी से पढ़ते आ रहे हैं, 3 ऑब्जेक्टिव के साथ सेबी आया हुआ था। क्या, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। ये आपको 2 या 3 मार्क के लिए लिखने के लिए आएगा, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है। अब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे तभी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये काम किसका है, सेबी का है। और उसके अलावा सिर्फ प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर को, रूल्स बनाना, ये काम है क्या, नहीं, आपके मार्केट को डेवलप करना है। हर्षद मेहता जिसने सीरीज देखा हुआ है, आप लोग देखो पहले कैसे ऐसे मच्छी बाजार की तरह चल रहा था। हाँ, विप्रो कंपनी शेयर लिया 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 दिया दिया दिया, कौन किसको लिया किसको दिया कुछ समझ में नहीं आया। नाउ वी शिफ्टेड, आज के तारीख पे मोबाइल ऐप से, कंप्यूटर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, विच इज अ सिंपलर मार्केट। डेवलप हुआ क्या, यस, क्विकली डेवलप हुआ। घर बैठ के भी आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते, ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। ये डेवलप किसकी वजह से हुआ, ये डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द सेबी। ये सेबी ने मार्केट को डेवलप किया। नाउ कोई भी मार्केट में सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है विच इज अ ट्रस्ट। ओके, अब ये ट्रस्ट कहाँ पे आएगा, जब फ्रॉड कम होंगे, एरर कम होंगे, तब ट्रस्ट आएगा। अगर फ्रॉड एंड एरर ज्यादा है तो ट्रस्ट रहेगा क्या,
नहीं रहेगा। सो मार्केट में ट्रस्ट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब मार्केट में ट्रस्ट डेवलप होने के लिए ये मार्केट इतना फ्लक्चुएटिंग है, इतना सर्टन है कि कल तक तुम कंगाल थे, आज तुम अरबपति बन चुके हो, कल तुम अरबपति थे, आज तुम कंगाल बन चुके हो। इतना वेरिएशन एंड वैरायटी ये मार्केट आपको दे देता है। नाउ इन दैट सिचुएशन जब अनसर्टेनिटी चीजें आती है ना, तो अपना ट्रस्ट रहता है क्या? नहीं। सो ट्रस्ट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। तो मार्केट में ट्रस्ट लाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने, स्ट्रिक्टनेस बना, रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनी कि द पर्सन इज टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कल को कोई फ्रॉड हुआ तो सरकार जिम्मेदारी ले रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रही है, तो मार्केट का ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, वरना इकोनॉमी आपकी नहीं बढ़ेगी। द रीजन इज दैट सेबी को ये चीज समझी थी कि मार्केट में ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी। तो दे कम विद 3 ऑब्जेक्टिव। व्हिच 3 ऑब्जेक्टिव्स आर ओवर देयर? प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, दूसरा मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरा डेवलप। नाउ सेबी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसको एप्लीकेबल नहीं है? द सेबी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया or any local authority, any corporation set up under the special law। इनको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है ही नहीं। गवर्नमेंट यानी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहे हैं क्या? नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इनको लग रहे हैं क्या? नहीं। आरबीआई के अलावा लोकल अथॉरिटी एंड कॉर्पोरेशन, पुणे कॉर्पोरेशन, मुंबई कॉर्पोरेशन, नासिक कॉर्पोरेशन, दीज आर द कॉर्पोरेशन, इनको ये रूल्स एप्लीकेबल है क्या? नहीं। दे आर द आउट ऑफ द रेंज ऑफ द सेबी। देन any convertible bond, share warrant or any option on right in relation thereto, convertible bond, share warrant और any option, इनको भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है। अब जब पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उन्होंने करा हुआ था क्या, कि यार गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने शेयर इशू किए हैं, तो इनको सेबी रेगुलेशंस एप्लीकेबल है या नहीं है? तो उसका आंसर क्या है? मेरे को कल रिप्लाई करो अच्छे से पढ़ने के बाद, अभी फिलहाल के लिए नहीं। सो नॉट एप्लीकेबिलिटी कौन से? गवर्नमेंट, आरबीआई, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कन्वर्टिबल बॉन्ड, शेयर्स एंड वारंट और एनी ऑप्शन और द राइट इन रिलेशन देयर। नाउ ज्यादातर ये टॉपिक में क्या है? तो ज्यादातर ये टॉपिक में डेफिनेशन है। दे विल कम फॉर द 3 मार्क्स एज इट इज, लिखना पड़ेगा। तब जब पढ़ाया था तब याद करवाई थी, अब 4 महीने बाद अपन एकदम भूल चुके, तो दोबारा करना जरूरी है। तब टाइम टू टाइम रिवाइज किया होता, आज ये नौबत नहीं आती। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सर इसमें शेयर आता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। स्क्रिप्ट का मतलब आपने एप्लीकेशन मनी दिया है बट अभी तक शेयर आपको मिले नहीं है। स्टॉक, फुल्ली पेड अप शेयर का जो बंडल होता है विच इज कॉल्ड स्टॉक। बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक, other marketable securities or like a nature of any incorporated company or the body corporate. Second, derivatives and the securities receipt. Third, unit or any other instrument issued by collective investment scheme. Unit or other such instrument issued to the investor under any mutual fund scheme. Government of security or other instrument may be declared by central government to be a securities। चलो एक एक करके आज की आज याद दिला देंगे। अब प्लीज कृपा करके तब बोल गए आज तारीख 11, इसको 1 तारीख तक बोलना मत, 1 मई नहीं 1 जून तक। अब भी कर लो, दोबारा मल्टीपल टाइम्स गधों की तरह रिवीजन मत करो, एक ही बार अच्छे से करो, खत्म करो। शेयर्स, तो शेयर्स, देन उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज लाइक ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज। अब ऐसे एज इट इज लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड एज अ गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज। करेक्ट? चलो पहला कौन सा? शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक और एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऑनलाइन वाली भी बोल सकते हैं। सेकंड वन, डेरिवेटिव्स and security receipts. याद रखो। फिर दोनों में साथ में बताता हूँ। यूनिट्स इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये Collective investment schemes. यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड, ये अपन ने पढ़ा, तो ये 4 Mutual हो गए। funds. एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज Securities. यानी ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
or any other instrument declared by government as declared by the a central government of 6 securities. पॉइंट लिखो, 3 मार्क तुम्हारे हैं एज इट इज। हो गया अच्छे से याद? दोबारा एक बार करें तो Yes, sir. कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका। ओके, शेयर स्क्रीन स्टॉक Stocks, bonds, debentures, स्टॉक और debenture एनी अदर stock, मार्केटेबल other marketable securities, derivatives and securities premium, okay, securities, unit issued by CDS will- Act, unit issued by mutual fund, government or securities any and other collective marketable investment security schemes. declared by government। बस बढ़िया। चलो नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट एकदम चिल्लर डेफिनेशन है इसका। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। सेल एंड परचेज गुड्स का भी होता है, बट सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी जो ऊपर बोली गई, शेयर ले रहे, डेरिवेटिव ले रहे, सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। तो हो गया याद आसान से, क्या आपका परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। A contract for relating for the purchase and sale of security। स्पॉट डिलीवरी ट्रांजैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जब आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करोगे ना, उसमें वापस दोबारा ये क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटीज का डेफिनेशन, तो आपका फटाक से रिवाइज हो जाएगा। वहां पे वापस क्वेश्चन आएगा, सर डिफाइन करो स्पॉट डिलीवरी ट्रांजैक्शन, क्या ये लिख के आओगे? तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, और आपका याद भी हो जाएगा, डबल टिबल टाइम रिवीजन हो जाएगा। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट? A spot delivery contract which provide actual delivery of the security and the payment of price either on a same day or the date of contract or the next day। ओके, मैंने आज आपसे शेयर दिए, बराबर, तो तुमने शेयर भी मेरे को आज दिए और मैंने पैसा भी अभी दिया, ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। या तुमने शेयर आज दिए, पैसे मैंने आज की जगह कल दे दिए, तो कल भी चलता है ना। सो द थिंग इज दैट आज या कल में आपने शेयर दिए या पैसा दिया, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोवाइड Actual delivery of securities, payment price on a in same payment of day price either or on the the same next day day or the is date of called as contract a spot delivery or contract। next day. बिना देख के बता सकते हैं? Okay, a Uh, contract where actual delivery of what? Securities Securities and payment and payment of on the price. same day or on the next day। Sure। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वाला पार्ट याद रखो। अ स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी स्टॉक एक्सचेंज को एज अ स्टॉक एक्सचेंज करके काम करना है, तो उसको किसकी परमिशन की जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत। सो अ स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नाउ स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा ध्यान से देखो। स्टॉक एक्सचेंज में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप बनाया उन्होंने, तो इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, whether incorporated or not constituted before corporation or demutualization under the section 4A 4B, or second, body corporate incorporated under company act under the scheme of corporation and demutualization of the other ones। एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही चीज है, एक तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अलावा आपका बॉडी इनकॉर्पोरेट हो सकता है। अब इसमें आगे एक सेंटेंस जोड़ देना है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कॉर्पोरेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, ये दोनों में जोड़ दो तो आपका डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बाई करो, सेल करो, या सिक्योरिटीज के साथ डील आउट करो। तो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन देखो, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, body corporate incorporated as per company act for the corporation or demutualization for dealing regulating and controlling what? Buying selling and dealing in securities। तीन वर्ड, असिस्ट करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, और तीन वर्ड, बाई करना, सेल करना या डील करना। ऐसे याद रखो, तोड़ तोड़ के याद रखोगे तो याद रहेंगे। असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग बाइंग सेलिंग डीलिंग सिक्योरिटीज कौन कर रहा है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर रही है, Body of individuals, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कर रही है फॉर द कॉर्पोरेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। demutualization. चलो, स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन है आपका, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड Whether और incorporated or not, द constituted कॉर्पोरेशन before डीम्यूचुअलाइजेशन एज पर सेक्शन 4A 4B, बराबर। 4B. बॉडी कॉर्पोरेट
इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनी एक्ट, फॉर कॉर्पोरेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। अब वो तीन वर्ड, फॉर डूइंग, असिस्टिंग, Assisting, रेगुलेटिंग, regulating, controlling the कंट्रोलिंग business and buying and selling of data and securities. तोड़ के हो गया एकदम से अच्छे से। चल, डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है सर एंड कॉर्पोरेशन क्या है? तो डीम्यूचुअलाइजेशन इज अ रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू द प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी। इन अदर वर्ड, association that mutually owned by the member convert itself into the organization that owned by the shareholder। अब मुझे एक सिंपल सा दिल पे हाथ रख के सवाल मैं कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है। ओके, शेयर मार्केट में नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आप आ रहे हो क्या? इसके लिए आ रहे हो? नहीं, प्रॉफिट के कोई लिए। भी ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अलाउड है क्या? नहीं। मैं कल को बोलता मैं एक एनपीओ बनाऊंगा, नॉन प्रॉफिट नॉन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं प्रॉफिट कमा के लिए नहीं आया शेयर मार्केट में। तो कोई आया फिर? प्रॉफिट कमाने नहीं तो क्यों आया फिर? नहीं, मैं लोगों के भले के लिए आया। ऐसे लोगों का भला वाला शेयर मार्केट में नहीं होता। द थिंग इज दैट, तो उन्होंने ये कहा है कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर है जिनको शेयर मार्केट में डील आउट करना है, उनको डीम्यूचुअलाइज करना पड़ेगा। डीम्यूचुअलाइज का मतलब आपका ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। यू कांट से दैट कि हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यू हैव टू डीम्यूचुअलाइज एंड से दैट हम लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। भले ही तुमको लॉस हो बट तुमको बोलना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दोबारा पढ़िएगा, डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू कन्वर्जन, क्या करें? कन्वर्ट करें किसको? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड, association that mutually owned by the member convert themselves into the own shareholder। जो मेंबर थे उनको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। एनपीओ में मेंबर रहते थे, अब वो मेंबर नहीं रहेंगे, अब आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। आज नॉन प्रॉफिट नहीं रहोगे, आपको प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। तो डीम्यूचुअलाइजेशन का वर्ड समझ में आया? ऊपर जब डेफिनेशन में रट के किया था तब पता नहीं चल रहा था सर व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अब याद करो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल लोग साथ में आ रहे, किसके लिए? वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अंडर द स्कीम ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए आप साथ में आ रहे, नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं। देन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? कॉर्पोरेशन का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनटू स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप फॉर्म कॉर्पोरेट है क्या? नहीं ना, तो इसको कॉर्पोरेट बनाना पड़ेगा ना। तो अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में डील आउट करना है तो इन दैट सिचुएशन आपको कॉर्पोरेशन बनना पड़ेगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज बन सकता है क्या? मैं बोल रहा हूँ आज से चालू करते अपन, श्रीकांत सर स्टॉक एक्सचेंज, सारी कंपनी के शेयर लिस्ट करेंगे, चलेगा क्या? अब इसके क्या? श्रीकांत सर ठहरे इंडिविजुअल सिंगल वैसे वाला थे, तो इंडिविजुअल, तो इन दैट सिचुएशन मेरे लिए स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करना बाय हाथ का खेल, आसानी से। रिलायंस कंपनी के शेयर मेरी कंपनी में यानी मेरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मैं डिसाइड कर सकता ना कितना भाव उसको बढ़ाना है या कितना गिराना है। इससे मैं इंडिविजुअल फायदा करवा सकता कि नहीं करवा सकता? यस। तो सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं बन सकते। आपको बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? कॉर्पोरेट बनना पड़ेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एचयूएफ है क्या? नहीं। सोल प्रोप्राइटर है क्या? नहीं। ये लिमिटेड कंपनी है ना, एनएससी कंपनी है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, तो ये सारे कॉर्पोरेट्स है। नॉन कॉर्पोरेट है क्या? नहीं। सो नॉन प्रॉफिट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना डीम्यूचुअलाइजेशन, एंड नॉन कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करना दैट इज कॉर्पोरेटाइजेशन। सिंपल है। अब डेफिनेशन ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, a body of individual whether incorporated or not constituted for corporatization यानी प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे, एंड demutualization प्रॉफिट भी कमाने के लिए आ रहे हैं, और ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी ये ग्रुप ऑफ पीपल है ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 4A 4B। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड demutualization or otherwise for assisting, regulating, controlling, buying, selling and dealing in securities। 2 सेकंड के लिए काम करो, वापस सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पढ़ो। देखो मेरे को टाइम लगा चलेगा, बट मैं एक ही बार अच्छे से रिवाइज करके उसको खत्म करने वाला, बार बार नहीं आना है। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन देखो, स्पॉट डिलीवरी का देखो, 2 डेफिनेशन वापस देखो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट का जरूरत नहीं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का जरूरत नहीं।
जिनके रेगुलर लेक्चर नहीं हुए हैं इनके लिए बढ़िया मौका है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने से बेटर रिवीजन देखो, खत्म करो। Done? Done, sir. नेक्स्ट वन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सर ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, किसकी? सेबी की प्रायर अप्रूवल लेने के बाद ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस टू क्लियर द कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैंडेटरीली टू बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक कंपनी ही होनी चाहिए। इनका काम क्या है? periodical settlement of the contract and difference thereunder, delivery and payment of securities or any other incidental matter connected with such a transfer. Every clearing corporation shall make a rules and submit the same to the SEBI for its approval. SEBI being satisfied with the interest of trade, also in the interest of public, grant approval for transfer of securities and the function of clearing house of corporation. Now clearing corporation नाम से ही समझ में आता है। देखो मैंने आपकी कंपनी से शेयर, आपसे शेयर बाय कर लिया, अब आपके शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गए ना, तो ये ट्रांसफर करवा के ट्रांजैक्शन क्लियर करने का काम किसका है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। वो देखेगा किसने बाय किया, किसने सेल किया, जिसने सेल किया उसके नाम से शेयर निकाल के जिसने बाय किया उसके नाम पे शेयर डालो। फिर उसके अलावा ये भी देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को पैसा मिला कि नहीं मिला, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ ना, शेयर ट्रांसफर हुए ना, पैसे ट्रांसफर हुए ना, ये काम देखना किसका है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर किसी का पेंडिंग है तो वो क्लियर करवाना। अपन बैंक में चेक डालते तो वो ना बहुत बार सुना है अपन ने वर्ड, चेक क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चेक क्लियर करवाते, वैसे स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर का हिसाब मेंटेन करते और सबके ट्रांजैक्शन सेटल करने का काम करते। ये एक कंपनी ही होनी चाहिए कंपल्सरीली, तो इसको याद रखो। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसकी परमिशन की जरूरत है? सेबी की परमिशन की जरूरत है। देन सेबी के अलावा एक कंपनी है और इनके काम क्या है? पीरियोडिक सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयरटू और कनेक्टेड टू। डन हो गया? अब मैंने आपको अथॉरिटी समझाई है। सबसे पहले इसका डायग्राम आपके पास होगा, एक मिनट में चेक करवाता हूँ। आपके नोटबुक में लिखा हुआ है इसका डायग्राम शायद। गवर्नमेंट है, उसके अलावा गवर्नमेंट के नीचे सेबी, सेबी के नीचे आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, उनके पावर। ऐसे डायग्राम लिख के दिया ना मैंने। हो दिलंय सेंट्रल गवर्नमेंट में सेबी में स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक वगैरह है क्या? हाँ नोटबुक ओपन करो।
हार ती होते डायग्राम वाचायचे ओके, सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी आती है आपकी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे काम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये अथॉरिटी दी है सेबी को। तो इसके नीचे आते हैं सेबी, और सेबी के नीचे आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बाद आता है आपका स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर के बाद आता है इन्वेस्टर। तो अपन को ना सबके पावर्स देखने और सबके काम देखने कि कौन कौन क्या क्या काम करे। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स आपको 5 मार्क के लिए लिखने के लिए आ सकते हैं, 5 मार्क के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके पॉइंट याद रखने और पॉइंट के बाद इंटरनल कंटेंट याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, कॉल फॉर द पीरियोडिकल रिटर्न एंड मेक अ डायरेक्ट इंक्वायरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि सारे स्टॉक एक्सचेंज बराबर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नाउ रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद इंक्वायरी करके उनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ये काम किसका? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑब्वियसली कंट्रोल करेगी ना, कोई कंपनी कोई स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, चेक करने के लिए। So every recognized stock exchange shall submit a periodical return relating to its affair to the SEBI stock exchange at a reasonable time। मैंने बोला ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे कौन है? सेबी। सेबी के नीचे कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। इनसे टाइम टू टाइम बॉस को रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो पीरियोडिकल रिटर्न्स आने चाहिए, पीरियोडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए, और सरकार को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो सरकार मांग सकती है क्या? यस। Now every stock exchange and member maintain the books of account and a document prescribed by central government preserved for the 5 years। सारे डॉक्यूमेंट आपको कितने साल तक मेंटेन करने? 5 साल। Every stock exchange shall submit its annual report to the central government and SEBI। स्टॉक एक्सचेंज सबसे नीचे, वो रिपोर्ट किसको करेगा? सेबी। सेबी की रिपोर्ट किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों को सालाना रिपोर्ट भी देनी जरूरी है, पीरियोडिकल रिपोर्ट भी देनी जरूरी है, रिकॉर्ड 5 साल तक मेंटेन करने हैं, और इन्होंने जो जो जानकारी मांगी है वो भी देना जरूरी है। तो पहला वाला पॉइंट, कॉल पीरियोडिकल रिटर्न एंड मेक अ डायरेक्ट इंक्वायरीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज shall submit a periodical return to the affairs of the SEBI stock exchange, maintain the books of account, preserve it for the 5 years, and annual financial statement submit करे to the SEBI and central government। 3 पॉइंट, periodical return देने हैं, रिकॉर्ड 5 साल तक मेंटेन करने। तीसरा पॉइंट, एनुअल रिपोर्ट देना है किसको? SEBI and central government को। क्लियर? दूसरा, मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट सबका बाप है ना, तो बट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ रूल टू डिसाइड कि स्टॉक एक्सचेंज कितने बजे होगा ओपन, कितने बजे क्लोज होगा, अपर सर्किट कब लगेगा, लोअर सर्किट कब लगेगा, सस्पेंडिंग ट्रेडिंग इमरजेंसी पे अपन कब बंद कर देंगे, ये सारे रेगुलेशन कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करा तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी को बंद भी करवा सकता है। तो in case the central government is of opinion that the body of an individual of a recognized stock exchange should be suspended, central government can suspend। To make a rules and regulation of a stock exchange, they can only after consultation with a stock exchange। ध्यान से सुनो, पहले ना T+3 था। T+3 का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके 3 दिन बाद तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शेयर आते हैं। फिर हुआ T+2, फिर अभी हो गया T+1। अब ये जो रूल है वो लाया किसने? सरकार ने। तो सरकार ने ऐसे ही रूल ला दिया क्या? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से पूछा ना कि बाबा तुमको पॉसिबल है क्या? जो 3 दिन में काम कर रहे थे वो 2 दिन में कर सकते हैं क्या? जो 2 दिन में काम कर रहे थे अभी 1 दिन में कर सकते हैं क्या? धीरे धीरे करके लाया ना उन्होंने, डिस्कशन करने के बाद लाया ना कि ऐसे ही ला दिया नहीं। तो सारे स्टॉक एक्सचेंज का मीटिंग लिया, डिस्कस किया, फिर ये रूल आया। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली पावर टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन, बट कैसे? आफ्टर कंसल्टेशन विद अ स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, क्या आपका बिजनेस को सस्पेंड कर सकते हैं क्या स्टॉक एक्सचेंज? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपकी जो बॉडी है, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी बॉडी है ना, जो लोग ये संभालते हैं, अगर लगा सरकार को कि ये ठीक तरीके से बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही है, तो बॉडी को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। गवर्नमेंट अपने हाथ में सारे सूत्र लेंगे, कंट्रोल करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज को चलाएंगे। तो इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल बी सुपरसेड, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड कैसे करेगी? इसकी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया। कैसे? पॉइंट नंबर 1, serve a governing body a notice that the central government
आफ्टर कंसिडरिंग द सस्पेंशन टू द गवर्नमेंट रीजनेबली स्पेसिफाइड। इनको एक क्या देंगे, इनको हम लोग एक रीजन देंगे कि क्यों आपके बिजनेस को हम लोग सस्पेंड करें। देन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्निंग बॉडी टू हर्ड द मैटर। ऐसे ही जाएंगे ऑफिस में घुसेंगे, चलो 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 ऑफिस खाली करो, ऐसा नहीं। उनको पहले नोटिस भेजेंगे, हम लोग आपका बिजनेस सस्पेंड करने वाले हैं, और उसका कारण भी देंगे क्यों बिजनेस सस्पेंड करने वाले। फिर उनका कुछ कहना रहेगा तो वो सुनेंगे पहला। सो गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड। उसके बाद डिक्लेयर अ गवर्निंग बॉडी एज अ सुपरसेड, यानी आपकी बॉडी जो है वो अपन ने सुपरसेड करी यानी कैंसिल करी है। अपॉइंट अनदर बॉडी, एक बॉडी कैंसिल की थी उसकी जगह दूसरी बॉडी अपॉइंट करनी जरूरी है, तो दूसरी बॉडी अपॉइंट करेंगे। वो कौन सी बॉडी रहेगी, सरकारी बॉडी रहेगी। अपॉइंट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अकॉर्डिंगली, और पूरे नेशनल वाइज सबको इन्फॉर्म करेंगे कि इनकी बॉडी अब सुपरसेड हो चुके हैं और सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज में सारे सूत्र, सारे प्रिंसिपल और कंट्रोल ले लिया। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा तो वो आपके बिजनेस को सस्पेंड भी कर सकता है और सुपरसेड भी कर सकता है। कैसे? फर्स्ट गिव अ नोटिस, सेकंड गिव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, देन सुपरसेड द बिजनेस, देन अपॉइंट अनदर बॉडी, एंड फिफ्थ वन ऑफिशियल गैजेट में इसको कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन, सस्पेंड द बिजनेस। क्या आपका बिजनेस सस्पेंड किया जा सकता है? यस, अप टू 7 days इन केस ऑफ इमरजेंसी, एंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फील सो ये पीरियड को एक्सटेंड भी किया जाएगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। इशू अ डायरेक्शन, इशू अ डायरेक्शन, सरकार को लगा कोई गफला कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो सरकार डायरेक्शन दे सकती है कि ये करो, ये ना करो। Central government can issue a direction to the clearing corporation and the securities proposed to be listed on stock exchange. Prohibit the contract of a certain case. Prohibit the contract का मतलब सरकार को लगा कि कोई तो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो which is not in interest of the market, which is not in interest of the public, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे रोक लगाना ये सरकार का काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज, prevent undesirable speculation in a particular state or area, and a prohibition can be imposed by official gazette. And next, to make a rules and regulation, वो तो अपन ने पहले ही देखा हुआ है। So आपके पावर्स कौन से हुए, ध्यान से देखो। पहले periodical return and call for the information, दूसरा to make a rules and regulation, तीसरा suspend and supersede business, चौथा suspend the business, पांचवा issue a direction, sixth one give a direction, prohibit the contract which are undesirable। अब ये पॉइंट्स याद रखें, आप भी एग्जाम में ऐसे ही करो। अगर आपको ये सवाल आता है तो पॉइंट्स लिखो, उसके बाद अंदर का कंटेंट आराम से लिखना। पहला वाला पॉइंट, पहला वाला क्या है, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड पीरियोडिकल रिटर्न। इसमें 3 पॉइंट कौन से होने चाहिए, तो 3 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज से पीरियोडिकल रिटर्न आनी चाहिए, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट 5 साल तक मेंटेन करने, तीसरा एनुअल रिपोर्ट सेबी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी। 3 पॉइंट डन, तो 3 लाइन 1 पॉइंट डन। दूसरा, बिजनेस में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन वो बना सकते हैं, यस दे कैन मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद देम। एक ही पॉइंट है। फिर सस्पेंड द बिजनेस, सस्पेंड द बिजनेस क्या सस्पेंड कर सकते हैं? यस, 5 प्रोसेस। कैसे? पहले नोटिस दो, फिर गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, फिर सस्पेंड कर दो, फिर बॉडी अपॉइंट करो, ऑफिशियल गैजेट में कम्युनिकेट करो। 3 पॉइंट टोटल 9 लाइन आपके वैसे भी हो गए। देन सस्पेंड द बिजनेस, इमरजेंसी में 7 दिन का सस्पेंड कर सकते हो। पीरियड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 4 10 लाइन का हो गया आपका। देन गिव अ डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या बोला है उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव अ डायरेक्शन टू द स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और इवन अ कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन दे सकते हैं, कंपनी को दे सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दे सकते हैं। एंड डायरेक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट अ कॉन्ट्रैक्चर व्हिच इज अनडिजायरेबल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। आराम से 15 लाइन का आपका क्वेश्चन वहां पे बन जाता है। एक बार गो थ्रू करो फटाफट आपके बुक्स में से, इमीडिएटली गो थ्रू करो। ऑनलाइन वाले पढ़ो, इधर उधर देखते मत बैठो।
डिटेल में पढ़ो, टाइम नहीं है आपके पास दोबारा। अगर ये आपका बेस 30 अप्रैल तक बन गया ना, उसके बाद कम से कम 2 बार रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने ये अभी समेटा नहीं ना 30 अप्रैल के अंदर, तो 2 बार रिवीजन नहीं होगा, मुश्किल से 1 बार रिवीजन होगा आपका। केवढा मोठा मार्कर आहे, तुझ्यापेक्षा मोठा मार्कर आहे। उडून जाशील, थांब जरा हळू, नाही तर बारीक करायला असेल स्वतः उडून जाशील। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट वन। इसके बाद दूसरा वाला तो एकदम इजी है, पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये डायग्राम मैंने लिख के दिया हुआ है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देखा ना अपन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टॉक एक्सचेंज के पावर देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के पावर के बाद सेबी के भी पावर देखेंगे अपन, सबके पावर देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के पावर सबसे आसान है, क्या? पावर रिस्ट्रिक्टेड टू द वोटिंग पावर ऑफ अ मेंबर एंड अदर टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन। अपने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, अपने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन ये लोग बना सकते हैं क्या? यस, अपने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स है, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर जो है, वो शेयर होल्डर के वोटिंग रिलेटेड रूल्स है। वोटिंग रिलेटेड क्या रूल्स है? ओनली मेंबर कैन वोट। दूसरा, वन मेंबर वन वोट, कितने शेयर भी लो एक ही वोट बार करेंगे। नो प्रॉक्सी अपॉइंटेड, यानी आपके भी कोई दूसरा व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। एंड एनी अदर रिलेटेड मैटर, कौन से मेथड से वोट होगा, वोट स्पेशल कब माना जाएगा, ऑर्डिनरी कब माना जाएगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन अदर में। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के आपके पावर है, ये भी एक बार पढ़ लो अच्छे से। डन। स्टॉक एक्सचेंज के पावर के बाद एक बार जस्ट थियोरेटिकली रीड करते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया, ओके, टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टिंग द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर में फर्स्ट, ओनली मेंबर्स कैन वोट इन रिस्पेक्ट टू मैटर प्लेस। ईच मेंबर ओनली हैज वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर कैपिटल। मेंबर डू नॉट हैव टू अपॉइंट द प्रॉक्सी। और चौथा वाला, द मैटर रिक्वायर्ड टू शेप द अबाउट 3 मैटर। देन टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपका दूसरा पावर है ना। Now to make a rules and regulation, any stock exchange subject to provision of SEBI make a rules and regulation related to the control of contract, penalty on the contravention of the bylaws of the stock exchange by the member। जैसे कि फाइन कितना लगेगा, किस मेंबर को कैसे निकाल सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। सस्पेंशन ऑफ मेंबर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, किसी मेंबर को सस्पेंड किया तो कितने पीरियड के लिए सस्पेंड करेंगे। और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ मनी, ये कहाँ पे आएगा? बाईलॉज में, बराबर। तो ये बाईलॉज वाला पार्ट एक बार अच्छे से याद रखो, कौन से मैटर है। फाइन कितना लगेगा, इसको एक्सपेल किया जाएगा, सस्पेंड किया तो उसका सस्पेंड का पीरियड क्या होगा, और एनी मैटर रिलेटेड टू द पेनल्टी एंड पेमेंट ऑफ द मनी। डन। एक सेकेंड,
नेक्स्ट वन, चलो पावर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अपन ये किसकी पावर देख रहे हैं? अपन सेबी। तीनों हाईएस्ट अथॉरिटी की पावर अपन देख रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की देख चुके, स्टॉक एक्सचेंज की देख चुके, अब किसकी देख रहे? सेबी। सेबी हैज अ पावर टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी हैज अ पावर टू मेक अ रेगुलेशन एंड एडजुडिकेटिंग पावर। एडजुडिकेटिंग पावर पे शॉर्ट नोट आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो पहले देखते हैं, power to make bylaws on a recognized stock exchange. Securities Exchange Board of India has a power to make and amend the rules and regulation in a following manner. SEBI has a power of suo motu on a request made by governing body of a stock exchange. Exercise a power satisfied after consultation with the governing body and rules and regulation in the official gazette. It make effective date of publication of official gazette, make a bylaws of the stock exchange and revision in case of all subject to publication. Then make a rules and regulation. Make a rules and regulation से भी अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है क्या? यस। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड मार्केट डेवलपमेंट। से भी रूल क्यों बना रही है? तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट को डेवलप करने के लिए। एडजुडिकेटिंग पर्सन, एडजुडिकेटिंग पर्सन कौन है? इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो बड़े आराम से करो। नाउ एडजुडिकेटिंग पर्सन शाल बी अपॉइंटेड बाय एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सेबी। ये आपकी नोटबुक ओपन करोगे तो इस पे मैंने अलग से शॉर्ट नोट लिख के दिया हुआ है डिटेल में। सेबी शाल अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सेबी as a what? Adjudicating officer. Adjudicating officer का काम क्या है? To make a enquiry in a prescribed manner after giving a person reasonable opportunity. किसी पर्टिकुलर केस की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंक्वायरी करना। कैसे? आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी उसका सुनने के बाद उसकी इंक्वायरी करना। फॉर द इम्पोजिंग एनी पेनल्टी, किसी व्यक्ति ने रूल तोड़े, रेगुलेशंस तोड़े हैं, तो उसकी इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करने के बाद उस पर पेनल्टी लगाना, ये काम किसका है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का है। और ये कैसे होना चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन ऑफ चीफ ऑफ सेबी। नाउ इसके पावर्स देखो, एडजुडिकेटिंग पर्सन के पावर, इसके भी पावर्स है वहां पे। सुमन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन हु हैव एविडेंस डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। जिस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, उसको बोलना कि कोर्ट में हाजिर हो। दैट इज सेकंड, इम्पोज अ पेनल्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। इम्पोज अ पेनल्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब जो लॉ में लिखा है वैसे पेनल्टी सामने वाले व्यक्ति पे लगाना। देन अमाउंट ऑफ, पेनल्टी लगाते वक्त वो कौन से फैक्टर चेक करेगा? 3 फैक्टर चेक करेगा, और ये भी मैंने लिख के दिया। कौन से फैक्टर? आपने कितना गेन एंड एडवांटेज लिया हुआ है, देन सामने वाली व्यक्ति के नुकसान कितना हुआ है, और ये कितनी रिपीटेटिव बार ट्रांजैक्शन हुआ है, ये देख के सामने वाले व्यक्ति पे क्या करेंगे? अपन पेनल्टी लगाएंगे। एक व्यक्ति एक ही गलती बार बार कर रहा है तो 1000 रुपए का फाइन ही लगाएंगे क्या अपन? तो बार बार कर रहे हैं, तेरे को आदत हो चुका है, फिर उसके बाद हेवी पेनल्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा वो करने की जरूरत करेगा? नहीं करेगा। ये काम किसका? आपके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का काम है। चलो रिवाइज इट इन वन स्ट्रोक। एक बार ये अपना पढ़ लो अपने हिसाब से। एडजुडिकेटिंग पावर, नोटबुक नहीं लाएगी उसकी? मॉड्यूल में से है ना? मॉड्यूल में से, हाँ मॉड्यूल में होगा। सेकंड लेसन में। सेकंड लेसन में है, असाइनमेंट में भी लिखा। डन। सामने देख के पढ़ो, अगर नहीं है आपके पास तो
Yes, sir, done. एक सेकंड। ओके, ये एक फ्लो चार्ट मैंने आपको लिख के दिया था, फ्लो चार्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर एंड डीलिस्टिंग ऑफ शेयर। तो शेयर अगर आपको लिस्ट करने हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का। जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपको आपके शेयर लिस्ट करने हैं उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये चार्ट रिवाइज तो आपका पूरा थ्योरी रिवाइज। फाइलिंग एन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से मिले, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिली, तो वो आपका एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आपने एप्लीकेशन किया तो उसने एक्सेप्ट किया तो आपके शेयर लिस्टेड बन जाएंगे। बट अगर उसने मना कर दिया, आपके शेयर लिस्ट करने से मना कर दिया, तो बिना कारण दिए मना कर सकता है क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज रीजन देना पड़ेगा, क्यों हमारी कंपनी के शेयर आप लिस्ट करने से मना कर। नाउ वो जो उन्होंने रीजन दिया, वो रीजन आपकी कंपनी को यानी एप्लीकेंट को पसंद नहीं आया, कुछ भी फालतू वाला रीजन दे। इन दैट सिचुएशन इफ यू आर नॉट एग्री विद द रीजन, देन आप अपील कर सकते हैं कहां पे, सैट के पास। कितने दिन में, विद इन 15 डेज अपील टू द सैट। नाउ ये पीरियड एक्सटेंड कितने से हो सकता, एक महीने से नहीं, और 15 दिन से एक्सटेंड हो सकता, 15 मैक्सिमम एक महीने तक एक्सटेंड होगा। फिर सैट क्या करेगा, सैट ये केस को डिस्पोज करेगा विद इन 6 मंथ। फिर सैट का डिसीजन ये फाइनल डिसीजन। अब ये डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे विद इन 60 डेज, जो कि फर्दर 60 डेज से एक्सटेंड होगा। और सेटिस्फाइड हो तो फिर एक्शन लेने की जरूरत नहीं। चलो एक बार ये डायग्राम देख लो। फ्लो चार्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। जूम करो क्या, और घुस जाओ अंदर बिंदास से, टेंशन मत। कब उस मेंटालिटी से बाहर आएंगे पता नहीं। You need a psychiatrist. All people need a psychiatrist. मम्मी पापा ऐसे बोलते तो उनको भी ऐसे हंस के जवाब देते घर पे। फिर घर से बाहर निकलते हो क्या, एक्टिव मोड में वायरस निकल के आता है क्या तुम्हारा? कोरोना से खतरनाक वायरस। वरचं फक्त वेगळं, म्हणजे वरचे 2 पॉईंटच नाही, बाकी खालची प्रोसेस इकडे काय झालं ते तिकडे झालं? हो झालं। ओके, डीलिस्टिंग का प्रोसेस। डीलिस्टिंग का मतलब आपके स्टॉक एक्सचेंज से शेयर हम लोग डीलिस्ट करें, यानी इसका मतलब अभी वो लिस्ट नहीं होंगे, लिस्ट नहीं होंगे तो ट्रेड नहीं होगी। सो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज गिव एन अपॉर्चुनिटी। आप बहुत रेयरली कोई कंपनी बोलेगी एप्लीकेशन करके कि हमारे शेयर डीलिस्ट करो, ज्यादातर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही करेंगे। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्ट शेयर निकाल नहीं देगी, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर कंपनी बिफोर डीलिस्टिंग। नाउ रीजन देंगे डीलिस्टिंग का, अगर आपको वो रीजन पसंद नहीं आया तो अपील कर सकते हो सैट को। सैट केस डिस्पोज करेगा विद इन 6 मंथ। सैट डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। इफ यू आर सेटिस्फाइड कोई एक्शन की जरूरत नहीं, इफ यू आर डिससेटिस्फाइड अगेन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर द 60 डेज। सुप्रीम कोर्ट से भी डिससेटिस्फाइड हुए तो दुखी आदमी तो घर जा, सिंपल। तो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। तुम्ही अथर्वला म्हटले का? हाउ शुड आई नो, उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। आप
वो थोड़ी मिलता संडे टू संडे, तुम लोग मिलते। ओ 50% परफॉर्मेंस गारंटी। चलो पेनल्टीज, मार्क दिस वन एज इंपॉर्टेंट वन। पेनल्टीज पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज निग्लेक्ट एंड फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी है ना आपको, मंथली, क्वार्टरली, पीरियोडिकली, 6 मंथली। वो अपन ने क्वार्टरली कंप्लायंसेस देखे, पता है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 याद है कि नहीं? हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 में अपन ने वो क्वार्टरली कंप्लायंसेस देखे हैं ना, वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, 6 मंथली कंप्लायंस, इवेंट। अगर ये नहीं करे तो पेनल्टीज है वो आपको। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फर्निश अ पीरियोडिकल रिटर्न, देन रिकॉग्नाइज अ स्टॉक एक्सचेंज bylaws, then a direction, then listing and delisting of the share, penalty for dematerialization, delivery unlisted, minimum fine कितना है 5 लाख, maximum 25 करोड़। fail to maintain the record, books of account maintain नहीं करे, agreement with the client, client के साथ transaction नहीं किए, या आपके इन्वेस्टर के कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करे, मिनिमम 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़। penalty for segregate the securities of the client and contravene of any separate penalty, ये भी पेनल्टी कितना है 1 लाख एंड 1 करोड़। तो ऑलमोस्ट बुक्स ना मेंटेन करने के, देन उसके अलावा सेबी के डायरेक्शन ना फॉलो करने के, इसके पेनल्टीज अलग है, बाकी सबके पेनल्टी सेम है, 1 लाख और 1 करोड़। ये वाले पेनल्टी ज्यादा याद रखो, एक बार पढ़ लो। पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं किए, सेबी के बाईलॉज तोड़े, देन गवर्नमेंट के बाईलॉज तोड़े, डीलिस्टिंग के साथ कंप्लाई नहीं किया, 5 लाख एंड 25 करोड़। एक मिनट हाँ। नोटबुक रेफर करो, नोटबुक में बहुत सही तरीके से चार्ट बना के दिए, दैट विल गिव यू द क्विक रिवीजन। कौन सा चेंज मत करो, चेंज मत करो, वो पुराना वाला है, अमेंडमेंट वाला अपन ने लिखा हुआ, वेट अमेंडेड, वेट मॉड्यूल वाला सही या मॉड्यूल वाला सही है, अमेंडेड है वो। ओके, लास्ट पॉइंट ये चैप्टर का, फिर ये चैप्टर आपका वाइंड अप है। आपको लिस्टिंग करना है ना शेयर है, तो लिस्टिंग करने के लिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को अपन को क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये एप्लीकेशन के लिए देना जरूरी है। दूसरा आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, वहां पे जिस बेसिस पे आपने शेयर इशू किए ना, वो प्रोस्पेक्टस इशू करना है। देन ऑफर ऑफ सेल, प्रोस्पेक्टस की जगह ऑफर ऑफ सेल रहेगा तो ऑफर ऑफ सेल सबमिट करना है। लास्ट 5 साल की आपकी परफॉर्मेंस बतानी है, फाइनेंशियल, आपका सेल कितना था, क्या था, कितने शेयर्स लिए, कंपनीज की बैलेंस शीट ऑडिटेड कितने साल की, लास्ट 5 इयर्स। देन पिछले 10 साल में डिविडेंड एंड बोनस कितना दिया है ये बताना है। देन उसके अलावा आपके एग्रीमेंट किसके साथ, प्रमोटर के साथ, अंडरराइटर के साथ, ब्रोकर एंड स्टॉक ब्रोकर, इनके साथ एग्रीमेंट। देन आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है फॉर द सेल ऑफ शेयर, वो प्रोस्पेक्टस लास्ट 5 इयर्स के, वो भी आपको बताने हैं। देन जनरल आपको इंफॉर्मेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ कंपनी, ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो सबसे पहले कौन सा, एमओए, एओए, डिवेंचर ट्रस्टी, प्रोस्पेक्टस, ऑफर ऑफ सेल, बैलेंस शीट, पी&एल 5 साल की, देन डिविडेंड और आपके बोनस 10 साल के। उसके अलावा वापस 5 साल में जो सिक्योरिटीज इशू किए, एग्रीमेंट विद वेंडर, अंडरराइटर, ब्रोकर, सब ब्रोकर और कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री, इतना आपको वहां पे सबमिट करना है। आईपीओ के टाइप कितने, तो 5 है। आईपीओ फर्स्ट टाइप, एफपीओ सेकेंड टाइप, राइट शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर, बोनस शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर, अमलगमेशन एंड मर्जर, ये आपके शेयर्स। उसके अलावा बस नथिंग। चलो ये पूरा पार्ट में अभी एक बार रिवाइज करूंगा, और रिवाइज करने के बाद इसके अपन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखने वाले। मॉड्यूल है सबके पास, ओपन करो।
चलो शांति बनाए रखो, फटाफट फटाफट करेंगे। चलो की डेफिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज क्या अपन ने कवर की हुई है? यस, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन मेरे को फटाफट फटाफट बोलेंगे आप लोग। शेयर, Script stocks, bonds, debentures. डिवेंचर स्टॉक, एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देन दूसरा डेरिवेटिव सिक्योरिटीज प्रीमियम, यूनिट इश्यूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनी अदर सिक्योरिटी डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट, contract of purchasing selling of a securities is a contract. Then उसके अलावा spot delivery contract, a contract where actual delivery of shares and the price paid on the same day or the next day, that is a spot delivery contract. Recognized stock exchange, a stock exchange recognized by central government, recognized stock exchange. Now dance is on. Demutualization, a converting non-profit organization into profit organization. Demutualization, a converting non-corporate into corporate, corporatization. अब स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर द स्कीम ऑफ demutualization corporation under section 4A 4B And or 4B incorporated under company act is that 2013, whether under a scheme of corporation and demutualization, three things: assisting, regulating assisting, and regulating, controlling, and the business of buying and selling and dealing of securities. उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हम लोगों ने देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी मैंडेटरीली 3 काम करवाते हैं। पीरियोडिकल रिटर्न्स बनाते हैं, देन किसने किसको शेयर ट्रांसफर किए इसके रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और एनी अदर इंसिडेंटल मैटर खत्म करो आप। देन उसके अलावा कौन से है, तो इसके अलावा ये ध्यान से देखो किसको किसको ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड, शेयर, वारंट, राइट शेयर और एनी अदर रिलेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे वो दो याद रखेंगे तो भी चलेगा। ऑब्जेक्टिव चलो क्या, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करो, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, मार्केट को डेवलप करो, ये आपका हो गया ना। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, विच इज नथिंग बट व्हाट, वेट पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान से देखो। अब मैं ना इसके आगे ना पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूं, ओके? तो आपका क्विकली रिवीजन हो। कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड मेक अ डायरेक्ट इंक्वायरीज, यस, इसमें 3 पॉइंट था। पॉइंट नंबर 1, पीरियोडिकल रिटर्न आपको सबमिट करने हैं, ओके? दूसरा, रिकॉर्ड 5 साल तक मेंटेन करना है। पॉइंट नंबर 3 कौन सा? एनुअल रिटर्न यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबमिट करने, ओके? मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे? आफ्टर कंसल्टेशन विद देम। मैंने बोला ना क्लास में 2-3 टाइम रिवाइज करूंगा। ऊपर घर से पढ़ोगे 4थी बार, फिर मैराथन होगा, फिर बीच में आप सेल्फ स्टडी करोगे, सवाल ही नहीं रखेंगे अपन। सुपर सेट द बॉडी, यस, 5 सिचुएशन। पहले नोटिस भेजेंगे, दूसरा अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड, रिवाइज भी करोगे तो भी चलेगा, लिखा नहीं तो भी ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्ड का मतलब बॉडी को कैंसिल करेंगे। चौथा, अपॉइंट अनदर बॉडी, और सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, इन्फॉर्म इन ऑफिशियल गैजेट। डन। Then suspend the recognized stock exchange business for 7 days. Further 7 days in case of emergency. Prohibit the contract. किसको? क्लियरिंग हाउस को इंस्ट्रक्शन दे सकते या स्टॉक एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन दे सकते। ग्रांट इम्यूनिटी रहने दो। डेलीगेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, डेलीगेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन की जगह लिख के रखो प्रोहिबिटिंग अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन। तो स्टॉक एक्सचेंज के पावर आपके याद हो गए। ये आ सकते आपको 5 मार्क के लिए लिखने के लिए। सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट।
डन। मैं रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, घर पे करो आराम से। बोलता ही प्रोहिबिटिंग अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन, क्लियरिंग हाउस एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, यानी स्टॉक एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन देना। हाँ जी हुआ। मोदी 2 दिन किधर थे? घर पे गए थे? इधर ही थी? ऑनलाइन थे क्या फिर? इलेक्शन का काम कर रहे हैं? कौन से इलेक्शन लड़ रहे हैं? बीएमसी? वो बीएमसी खंडारा है वो। दोन राज्यांचं बजेट आहे महानगरपालिकेचं, हरियाणा आणि गोवा. आपल्याला काय फायदा आहे? तुम्ही वर राहता का? मुंबई नाही का तुमचं बजेट रिलेटेड? कधीपासून उभाच राहिलं, कोणी वोट नाही करत. ते तुम्ही अपक्ष उभे राहिले ना. ओके, पावर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना। पावर रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स एंड वोटिंग राइट्स, ये मत लिखो दोबारा, एंड अदर लॉज। वोटिंग में 1 मेंबर 1 वोट, ओके। उसके अलावा ओनली मेंबर कैन वोट, नो प्रॉक्सी, अदर रिलेटेड मैटर। हाँ जी हुआ। ओके, अदर लॉज की अगर मैं बात करूं तो अदर लॉज, फाइन कितना लगाना है, उसके अलावा पेनल्टीज, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, सस्पेंशन पीरियड, और सस्पेंशन पीरियड के बाद एनी अदर रिलेटेड मैटर टू द मनी पेमेंट, ये अदर लॉज में आएगा। तो गवर्नमेंट के पावर हो गए, स्टॉक एक्सचेंज के पावर हो गए, अभी सेबी के पावर। तो सेबी के पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, स्मॉल एंड फॉर द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यस। तो इसमें से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ Dividend chief of SEBI. चीफ डिवीजन सेबी, बराबर ना। इसका काम क्या है? तो इसका काम है स्मॉल एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द डॉक्यूमेंट या होल्डिंग द एविडेंसेस, होल्डिंग एंड इंक्वायरी. ओके। उसका और एक और काम है क्या? इम्पोज अ पेनल्टी, ओके। पेनल्टी इम्पोज करने के लिए 3 चीजें वो देखता है, कौन सा? अनफेयर एडवांटेज आपने कितना लिया, ओके। लॉस सामने वाले को कितना हुआ टू द थर्ड पार्टी, और तीसरा रिपीटेटिव इन नेचर, एडजुडिकेटिंग पावर का डेफिनेशन एंड वो शॉर्ट नोट बन जाएगा अच्छे से, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट वन कौन सा था आपका? लिस्टिंग के डायरेक्शन एंड एक सेकेंड, डी लिस्टिंग के डायरेक्शन ना। पेनल्टी, जस्ट फटाफट पेनल्टी देखो। अ पर्सन फेल टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अ पर्सन फेल टू मेंटेन द बुक्स रिटर्न पीरियडिकल, कितना? 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़। अ पर्सन फेल टू मेंटेन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, 1 लाख और 1 करोड़ पर डे। फेल टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद क्लाइंट, 1 लाख और ये पर डे कितना हो गया आपका? 1 लाख पर डे और 1 करोड़। ब्रोकर एंड स्टॉक ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वही 1 लाख एंड 1 करोड़। देन क्लाइंट का पैसा यूज किया तो भी उतना ही। नाउ ये सबसे अलग है, लिस्टिंग के कंडीशन फुलफिल नहीं की तो ये पेनल्टी आपका 5 लाख और 25 करोड़। डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में शेयर आपने कन्वर्ट नहीं किए, 5 लाख 25 करोड़। इनसाइडर ट्रेडिंग या पीरियडिकल रिटर्न्स आपने नहीं दिए तो 5 लाख और 25 करोड़।
ये भी अपन ने देख चुके हैं ऑलरेडी। 10 मोड्स ऑफ रिकवरी सेकंड चैप्टर में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, डन। एक था आपका विच इज अ लिस्टिंग। ओके, लिस्टिंग के लिए क्या करोगे आप? एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, बढ़िया है, नहीं हुआ रिजेक्ट हुआ, तो अपन सैट के पास जाएंगे 15 दिन, फर्दर एक्सटेंड 15 दिन। सैट डिस्पोज करेगा 6 मंथ के अंदर। वो सेटिस्फाइड है तो नो एक्शन रिकॉर्ड, नो सेटिस्फाइड सुप्रीम कोर्ट 60 दिन। डीलिस्टिंग के केस में पहले नोटिस भेजें, गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, देन उसके अलावा फिर भी डिससेटिस्फाइड है तो सैट 15 दिन केस सॉल्व होगा विद इन 6 मंथ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जा सकते विद इन 60 डेज, सेटिस्फाइड है तो नो एक्शन। लिस्टिंग में डॉक्यूमेंट कौन से देने? एमओए होए, डिबेंचर ट्रस्टी, एमओए होए एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड, प्रोस्पेक्टस या ऑफर टू सेल। उसके अलावा 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 10 साल का डिविडेंड एंड बोनस का हिस्ट्री, 5 साल में जो सिक्योरिटीज इशू किए उसकी हिस्ट्री, देन एग्रीमेंट जो आपने किए हुए हैं अंडरराइटर, ब्रोकर, प्रमोटर, वो अंडरराइटर के एग्रीमेंट एंड ब्रीफ हिस्ट्री। डन। तो लिस्टिंग वाला पार्ट हो गया। अभी अपन जाएंगे क्वेश्चन आंसर। सर रिकवरी पार्ट भी तो है ना सर, रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर सेकंड वाले चैप्टर में कवर है, डोंट वरी, हो जाएगा। ओके सर। Okay, fine. एक 2 मिनट के लिए रुको। फाइल इंसर्ट हो रही है, 2 मिनट रुको। सर तो ये तो मोबाइल इंसर्ट कर कौन है? हे अथर्वचा फोन विचारतो की तुला सडकीवर बोलायचं काय काय? काय बघा ना आवाज 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 तुळशी बागेत उभं राहिला वाटते। काय नाही हाय प्रश्न चलो, मैंने ये पीडीएफ कल अपडेट किया हुआ है, ये ध्यान से देखो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। वी हैव नॉट अ वोल्ट डे। चलो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तुमको पता? लिख सकते फटाफट फटाफट। चल चलो बोले तो कहाँ चले? चलो बोले तो क्या खिड़की में से उड़ी मारेंगे? What are the objective of the securities contract? Provide rules and regulation, yes. Transaction of the security, yes. Prevent undesirable transaction, yes. Buying and selling, yes. Provide ancillary matter, yes. अपन ने 3 शॉर्ट में करे, इन्होंने डिटेल में रामायण लिखी हुई है। अपन सीधा बोलेंगे टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर और डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, तो भी उतना ही मार्क मिलने वाले। चलो नेक्स्ट वन, ध्यान से देखो, ध्यान से। मेरे को इंटरनल डिस्कशन नहीं चाहिए। अगले 20 मिनट तक शांति बनाए रखो, वरना क्लास के बाहर निकाल दिए जाओ।
Industrial Finance Corporation of India, IFCI, established under the Corporation Act 1948. ये established under Corporation Act 1948, इसका मतलब ये स्पेशल लॉ के तहत एस्टैब्लिश किया हुआ है। रजिस्टर ऑफिस किस कहाँ पे? मुंबई में। 8% रिडीमेबल बॉन्ड इशू किए हैं जो कि 7 साल बाद रिडीम होंगे। These bonds are issued directly to the member of a public and not through the mechanism of stock exchange. Stock exchange के थ्रू नहीं, डायरेक्टली मेंबर को बॉन्ड दिए गए। You are required to apply that securities provision whether direct issue of bond is not violating the provision of the said act. क्या ये वायलेशन है कि नहीं है, ये उन्होंने पूछा है। तो अपन आंसर क्या देंगे? एज पर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एक्ट, ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 1948 में, और ये अंडर स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट है। अपन ने नॉन एप्लीकेबिलिटी देखा। नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या हो रहा था? गवर्नमेंट, आरबीआई, कॉर्पोरेशन, उसके अलावा अंडर स्पेशल लॉ, इनको ये लॉ एप्लीकेबल है क्या? नहीं। इनको स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है क्या? नहीं। तो अपन वही बोलेंगे, द कॉर्पोरेशन नॉट एक्सीड द परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द सिक्योरिटी, ही हैज नॉट वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन। क्यों नहीं वायलेट किया? किनको? इनको एप्लीकेबल है ही नहीं। तो अपन आंसर कैसे लिखेंगे? अपन आंसर लिखेंगे एज पर द सेबी रेगुलेशन। अपन लिखेंगे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, आरबीआई। उसके अलावा अपन बोलेंगे कॉर्पोरेशन अंडर द स्पेशल लॉ। उसके नीचे अपन ये भी लिखेंगे कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेयर वारंट, कन्वर्टिबल स्टॉक, इनको एप्लीकेबल नहीं है, और द राइट इशू रिलेटेड टू इट। ये पहले लॉ लिखेंगे, फिर लॉ के बाद नीचे लिखेंगे एज पर द फैक्ट ऑफ द केस। एज पर द फैक्ट ऑफ द केस, IFCI is a setup under the special law and as per the above rules and regulation it is not applicable to them. Conclusion. तो इतने आसानी से आंसर लिखो बाइफरकेट करके कि सामने वाला इंप्रेस होना चाहिए, और सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए जब भी आंसर लिखोगे पहला लिखो लॉ। ओके, लॉ लिखने के बाद एज पर द फैक्ट ऑफ द केस, और नीचे कंक्लूजन। हाइलाइटर वाइलाइटर लिखे मत जाओ, बट कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन सामने वाले को हाईलाइट करो कि दिस इज द कंक्लूजन, कि दिस इज अ स्पेशल लॉ एंड दैट्स व्हाई इनको एप्लीकेबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने कुछ भी वायलेट नहीं किया हुआ है। एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा, वो नीचे में क्या मैटर लिखा है देखेगा नहीं, कंक्लूजन देखेगा, मार्क देगा, आगे चला जाएगा। तो ये जो 5 में से 3.5 मार्क, 4 मार्क, ये आपका एक आध मार्क कटता है ना जब आप उसको डिटेल में एफर्ट लगाते हो पढ़ाने के लिए। कंक्लूजन दो, वो इतना डिटेल में जाएगा नहीं। अब सिंपल सी बात है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आया, आप उसके अंदर घुसते कि नहीं घुसते डिटेल में समझने के लिए? आप उसको आंसर इतना इजी बना के दो ना कि वो अंदर घुसे ही ना। उसको परेशान करोगे तो वो तुमको परेशान करेगा। उसको इजी करो ना, कंक्लूजन देके लॉ दिया, कंक्लूजन दिया, खत्म। तो वो भी उतना खुश, तुमको भी मार्क क्या मिलेंगे? आसानी से मिलेंगे। तो सिक्योरिटीज का जितना भी क्वेश्चन है, ये लॉजिक आप एबीसीएल में भी लगा सकते हैं। लॉ, फैक्ट, कंक्लूजन, लॉ, फैक्ट, कंक्लूजन, पैराग्राफ में लिखो, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर प्रेजेंट होंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, ये तुम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा तुम बोलो। स्पॉट डिलीवरी की शॉर्ट नोट, यानी आपको लिखना है वहां पे शॉर्ट नोट 3 मार्क के। अभी स्पॉट डिलीवरी है ही कितना, 2 लाइन का है। क्या लिखेंगे? स्पॉट डिलीवरी मींस अ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी आइदर ऑन अ सेम डे और नेक्स्ट डे, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी आइदर ऑन अ सेम डे और नेक्स्ट डे, दैट इज अ स्पॉट डिलीवरी। 3 मार्क तुम्हारे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉट डिलीवरी, कितनी बार पूछा? 2 बार पूछा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 17 में वापस दोबारा कवर होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर द फॉर्म द वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट। आपने गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, गोल्ड के अलावा इन्फोसिस कंपनी का लिया, तो इन्फोसिस कंपनी की शेयर प्राइस एंड गोल्ड के प्राइस से उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। A derivative contract includes a derivative, debt instrument, loan, unsecured instrument. For the key differences of a security, the value derives from the price of underlying security. इसकी प्राइस कैसे निकालेंगे? कौन सी सिक्योरिटी से डील कर? गोल्ड से डील कर है तो गोल्ड से प्राइस निकालेंगे। इन्फोसिस कंपनी के शेयर है तो वहां से उसकी प्राइस निकालेंगे। Then what is recognized stock exchange? A working city of a stock exchange not being carried out governing body in a public interest. Stock exchange public interest में काम नहीं कर रहा है। On the receipt of representation from the investor and investor association, central government will draw the recognition of said stock exchange. You are required to state whether the circumstances and the procedure for the withdrawal of the recognition. क्या withdraw कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, हाँ, in the interest of the public withdraw कर सकती है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में विड्रॉ द रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन द पब्लिक interest. Central government may serve a governing body of stock exchange in a writing a notice of withdrawal of recognition stated in the notice. After giving an opportunity of her, central government withdraw by notification in official gazette. Such withdrawal not affect any contract entered before the due date. Central government after consultation with stock exchange may perform the contract outstanding on the date of notification. तो ये कहाँ पे आंसर लिखा हुआ है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आप निकाल सकते हैं ना, सुपरसेड कर सकते, सस्पेंड कर सकते। तो पहले नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजने के बाद उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो बॉडी को कैंसिल करेंगे, दूसरी बॉडी अपॉइंट करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में इन्फॉर्म करेंगे। एक एडिशनल पॉइंट उन्होंने डाला है कि आपका बिजनेस अभी विड्रॉ हो रहा है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे उसका असर नहीं गिरेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है क्या? हाँ है। देखो आप नोट्स की तरह यहाँ पे आंसर एक्सपेक्ट मत करो, ये उनका बुक है, आपने को समझना क्या है कि अपने को आंसर में लिखना क्या, इस टाइप का क्वेश्चन लिखे तो लिख सकते हैं आराम से। 25 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो अपन इधर ही कर लिए। देन नेक्स्ट वन क्या पूछा है? द गवर्निंग बॉडी ऑफ सिटी स्टॉक एक्सचेंज एज डिजायर्स टू पुट वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन अ वोटिंग ऑफ अ मेंबर in a meeting. Appoint a proxy. You are required to state permissible the state rule of a central government in the stock exchange. Stock exchange के वोटिंग के रूल सबको पता है, अभी तो करे ना अपन ने क्या? Only member can vote, one member one vote, no proxy is allowed and any other related matter. ये 4 पॉइंट वही ठोके यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, देखो वहाँ पे normally voting right is proportionate to the shareholding of a member. बराबर? In a recognized stock exchange, following things are over there. Restriction of voting power only to the matter place, then voting place before stock exchange, each member can one vote only. Restriction cannot appoint a proxy, right to vote the meeting and any incidental thing. So इसके हिसाब से ये जो रूल है ये वैलिड है क्या? Yes. तो सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन एज थिंक फिट। अब मुझे ये बताओ, स्टॉक एक्सचेंज है बराबर, स्टॉक एक्सचेंज के रूल सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है क्या? हाँ, उनका पावर है आफ्टर कंसल्टेशन कहते हैं। तो लिखो वहां पे ये रूल चेंज हो सकते हैं, फिलहाल के लिए ये रूल है और ये चेंज हो सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद देन। मार्क लो, आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट वन, व्हाट आर द पावर ऑफ सेबी? किया कि नहीं किया अपन ने कवर किया? पावर ऑफ a SEBI, क्या SEBI has a power to make rules and regulation about a stock exchange on its motion, बराबर? Bylaws and publish in official gazette. The principal office and exchange is situated. Bylaws to become effective and amended by the stock exchange. Governing body of bylaws with a SEBI within a 2 months upon the publication. Opportunity of official public gazette. ये सारे rules and regulations उन्होंने दिए हुए। Then next one, एक एक पावर के बारे में उन्होंने बात की। Recognized stock exchange is involved in trading of Sun Limited. SEBI receives a complaint from the investor inquiry and found that the trading of the shares of Sun Limited being conducted in a manner which is detrimental to the interest of general investor. कोई तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में जो कि आपके इंटरेस्ट यानी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है। Now, curve the SEBI want to issue a direction. क्या SEBI डायरेक्शन दे सकता है? हाँ या ना? Is has a power? हाँ। तो SEBI has a power to issue direction in the interest of investor and the development of the market. Yes, they can prevent the affair of a recognized stock exchange and clearing corporation. पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने पॉइंट में? Yes, आप स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन दे सकते हैं, क्लियरिंग हाउस को डायरेक्शन दे सकते हैं, किसके लिए? फॉर द डिटर्मिनल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी मार्केट टू सिक्योर अ प्रॉपर मैनेजमेंट, क्लियरिंग हाउस और द अदर पर्सन। सो ये वाला पार्ट उन्होंने लिख के आंसर खत्म किया। डीम्यूचुअलाइजेशन पे सवाल पूछा है, लिख सकते हैं ना डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है? क्या है डीम्यूचुअलाइजेशन? कन्वर्टिंग नॉन प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन वापस दोबारा डीम्यूचुअलाइजेशन पे सवाल पूछा हुआ है। Recognized stock exchange has a power to make a rules and regulation restricted to the stock exchange. तो वही वापस क्वेश्चन है, वोटिंग राइट, वन मेंबर वन वोट, नो प्रॉक्सी, इंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके रूल्स चेंज कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद देम। देन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें उन्होंने कवर की। क्वेश्चन नंबर 15,
Explain the provision of Securities Contract Act related to the securities. Can stock exchange refuse the listing? And what are the power of regarding that? पूरा डायग्राम लिख के दिया हुआ है रिफ्यूजिंग ऑफ लिस्टिंग का, दिया है कि नहीं दिया? यस। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन करो, एक्सेप्ट हुआ तो लिस्ट होंगे, रिफ्यूज किया तो 15 दिन के अंदर अपील करो, देन सैट 6 मंथ में उसको सेटल करेगा, डिससैटिस्फाइड हो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अब देखो ये पूरा वहां पे वही लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज किया, अपील 15 दिन में किया, सैट ने फीस लेके कोर्ट को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, 6 मंथ में केस रिजॉल्व कर रहे, सेंड अ कॉपी टू द एंड पार्टी। अब इसमें सैट के पावर पूछे उन्होंने, सैट के पावर लिख सकते क्या? यस, summon and enforce the attendance of a person, enquiry and discovery of document, receive the notice, issue the commission, review the decision and application for the ex parte। पढ़ लो एक बार ये वाला पार्ट अच्छे से, याद भी कर लो। सैट के पावर सेकंड लेसन में, बट ठीक है कवर कर सकते हैं अपन यहाँ, इंटर रिलेटेड ही। डन। Done, sir. Done, sir. डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स का उन्होंने पूछा था 2014 में 10 मार्क के लिए, वही प्रोसेस डीलिस्टिंग के लिए भी लिख सकते हैं आप लोग, नीचे डिस्क्लोज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से रीड करो। RPS Limited got the share listed on stock exchange. It regularly paying the listing fee. Certain information about a holding pattern was asked by stock exchange. The company did not supply the information in a prescribed time. Opportunity of furnish for the information with a support document, but company did not maintain any record. तो penalties कितनी? कंपनी ने information नहीं दिया, कंपनी ने record maintain नहीं किए, in that situation penalty कितनी है? 1 lakh per day, maximum 1 crore। Now बस यहाँ पे वही लिखना है आपको, क्या? Any person who failed to furnish the information, document, book, record, report to the recognized stock exchange within the time period, as per the law, penalty is 1 lakh per day and failure continued 1 crore, whichever is less for such failure. Penalty for failure to maintain the books of account, again the same, 1 lakh 1 crore, whichever is the less। एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं। XYZ recognized stock exchange comply with the direction of the Security Exchange Board of India. Adjudicating officer initiated the proceeding for impose a penalty. Stock exchange advise whether it is possible to settle the proceeding, relevant provision as per the section। तो फाइल एन एप्लीकेशन विद सेबी पेनल्टी लगाने के लिए। मैटर सेटल किसने किया है? तो मैटर जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेटल कर रहा है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो आपका सेबी रिव्यू कर सकता है, बट वो डिसीजन फाइनल रहेगा, वो मॉडिफाई नहीं होगा। ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द थिंग्स, आईपीओ के टाइप कौन से हैं आपके, एफपीओ के टाइप्स कौन से, एंड ऑल दैट। टोटल कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन अपन ने क्लास में करे। ये आपको क्या करना है, घर पे अच्छे से पढ़ना है। तो आज का एक्टिविटी एक बार समराइज कर दे। प्रेफरेंस शेयर्स के एमसीक्यू, एक्स्ट्रा वाले एमसीक्यू करोगे। देन उसके अलावा एमआईएस के एमसीक्यू ये करेंगे, ये सबसे पहले करो, फिर ये बाद में करो। असाइनमेंट शीट निकालो चैप्टर 1 की, उसको रिवाइज करो और रिवीजन करने के बाद पास्ट क्वेश्चन एंड आंसर
ओके इतना देखने के बाद कल जब मैं सेबी चालू करूंगा तब मैं वापस एक बार चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करूंगा। आपकी दूसरी बार रिवीजन होगी अगर ये घर पे करे तो। आज अभी एक बार हुआ है, घर पे दूसरी बार, कल तीसरी बार, सेल्फ स्टडी करोगे चौथी बार, मैराथन में 5वीं बार वापस सेल्फ स्टडी करोगे, 6 बार रिवीजन हो सकता है तुम्हारा करोगे तो। अब इतना करने के बाद भी अपन जून अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए, इससे नालायक अपन नहीं हो सकते। चलो डन, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हो सर फाईल म्हणते तुम्ही माझ्याकडे बघून नाही बोलताय. Yes, sir. सिक्योरिटीज में और कुछ चीजें चाहिए कि आपको रिवीजन में, वो बोलो फटाफट, इतना सफिशिएंट है, काफी है। काय मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, मेरा दिमाग अगर दौड़ाना चालू करे तो मैं बहुत तरीके लेके आ सकता है रिवीजन, एक्सेप्ट रात में रिवीजन देने के अलावा कुछ भी नहीं। चलो सी यू टुमारो। कल वापस टारगेट रहेगा, मैं एफएम का शेड्यूल करवाता हूँ क्योंकि बोर्ड में वो एमसीक्यूज के करवाते हैं।